हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे की फीमेल लीड का नाम वेन्यू है, जो कि इस टाइम पर बहुत ही पुअर गर्ल है और छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करती है अपना गुजारा चलाने के लिए। साथ ही साथ उसके सिर पर एक बहुत बड़ी टेंशन है और वो है उसकी मॉम की ट्रीटमेंट की टेंशन। वो इस टाइम पर कोमा में है और उनकी सर्जरी कराने के लिए उसे बहुत सारा पैसा जमा करना है। लेकिन वेन्यू हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। इससे पहले वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके डैड एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। लेकिन फिर बस किस्मत ने अपने दिन फेर लिए। उसके डैड पर करप्शन और ब्राइबरी का इल्जाम लग गया था, जिसके बाद से उसके लिए हर चीज अपसाइड डाउन हो गई थी। उसके डैड ने तो खुद को ख़त्म कर लिया था, लेकिन अब उस पर जिम्मेदारी थी उसकी अपनी और उसकी मॉम की, जिसे उसे किसी ना किसी तरह से निभाना था। और इसके साथ ही हमारे मेन लीड को भी दिखाते हैं और उसका नाम है सॉन्ग चिंगशू और इसके भी दिन फिरे हैं। और वो इस तरह से है कि पहले ये एक बहुत ही पुअर बॉय हुआ करता था, लेकिन आजकल ये एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन चुका है। अब वेन्यू एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है। वहाँ पर ये वेट्रेस की जॉब कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसी के अपने क्लासमेट्स की एक रीयूनियन पार्टी है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये लड़की कभी प्रिंसेस हुआ करती थी। लेकिन इसके डैड ये इतने बुरे और करप्ट इंसान थे कि उनकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। और आज देखो ये किन हालात पर पहुँच चुकी है। ये इसके डैड के कर्मों का फल है। वो लोग उसे बुली भी करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम उस लड़के को भूल गई जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ करता था स्कूल में, सॉन्ग चिंगशू। आज देखो कि वो कहाँ पहुँच चुका है। तुम्हें याद है तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। जब वो एक पुअर बॉय हुआ करता था तुम उसके साथ मिलकर प्लास्टिक बॉटल्स भी चुना करती थी, लेकिन आज जब वो इतना बड़ा CEO बन गया तो तुम अपने हालात देखो, तुम कहाँ पर पहुँच चुकी हो। और तो और वो तुमसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके डैड के मरने के पीछे भी वजह तुम्हारे डैड ही थे। पहले तो ये सारा कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके बाद उसका सब्र जवाब दे जाता है। वो उस लड़की पर एक ड्रिंक गिराती है और उसके बाद वहाँ से निकलने वाली थी कि यहाँ पर उसकी टक्कर सॉन्ग चिंगशू से हो जाती है, जो कि इतने सालों बाद अब्रॉड से वापस आया था और चाइना में अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश भी कर चुका था। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं उनको अपनी यादें जो आ रही थी। वेन्यू के डैड की वजह से ही एक बिल्डिंग जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो कोलैप्स कर गई थी और यहीं पर ही काम करने वाला एक जो कि चिंगशू का डैड था उसकी भी वहां पर जान चली गई थी। इसीलिए चिंगशू बहुत सैड था और वो इस सब का जिम्मेदार वेन्यू के डैड को ही समझता था। उसका रवैया वेन्यू से बहुत बदल गया था और आज भी वेन्यू को वो दिन याद था। इसी वजह से वो उससे फासला करती है और उससे कोई भी बात नहीं करती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब जब वो जा रही थी तो उसे अपनी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस याद आते हैं। इतने में वो दूर से आती हुई एक महंगी गाड़ी को देखती है तो सोचती है कि क्यों ना मैं इसके नीचे आने का ड्रामा करूँ। थोड़ी बहुत जख्मी भी हो गई तो भी मुझे बहुत सारी कंपनसेशन मिलेगी। ये अमीर लोग ऐसे ही तो होते हैं। और उसी टाइम पर वो उस गाड़ी के सामने आ जाती है। एक्चुअली वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सॉन्ग चिंगशू की ही थी। चिंगशू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और सारा टाइम वहाँ बैठकर पूरी रात उसका वेट करता है जागने का और उसकी केयर भी करता है। यहीं पर ही उसे बहुत सी पुरानी यादें भी आ रही थी। स्कूल में बहुत सारे लोग उस पर लुक डाउन किया करते थे उसकी गरीबी की वजह से, और तो और उसका मजाक भी उड़ाते थे कि इतनी अमीर लड़की वेन्यू को कैसे छोटे मोटे से गिफ्ट्स देता है। लेकिन वेन्यू ने तो उसे कभी भी इन बातों की वजह से नीचा नहीं देखा था, ना ही उसकी गरीबी की वजह से। लेकिन इन दी एंड जब उसके डैड की डेथ हुई थी तो वो टूट कर रह गया था। उसकी मॉम पर ये शौक बहुत बुरी तरह से गिरा था। वो इतना रोई थी कि एक दफ़ा तो उनकी आइज़ भी ख़राब हो गई थी और उसकी मॉम को वेन्यू से और उसकी फैमिली से बहुत नफरत हो गई थी और उन्होंने ही उसे ऑर्डर किया था कि इस लड़की से तुम अपने सारे लिंक्स काट दो। और बस इतने में ही वेन्यू की आंख खुल जाती है। वो जैसे ही वहाँ पर चिंगशू को देखती है तो एक दफ़ा शॉक रह जाती है, लेकिन उसके बाद उससे कोई भी बात नहीं करती। लेकिन उससे सिर्फ इतना ही कहती है कि मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस और मेंटल डैमेजेस ये सारे 30,000 कॉस्ट करते हैं, ये तुम्हें मुझे पे करने ही होंगे। वो ये सुनता है, कुछ भी नहीं बोलता। उससे कहता है ठीक है मुझे अपना WeChat दे दो। वो उसे अपना नंबर शेयर करती है और वो बोलता है क्या आर यू श्योर तुम्हें 30,000 ही चाहिए। वो बोलती है यस, और इसके साथ ही वो उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। बेचारी की टांग पर काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो लंगड़ाती हुई अगले ही दिन अपने काम पर पहुंच जाती है। वो एक होटल में जॉब किया करती थी। वो तो सोच रही थी कि 30,000 काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही उसे एक कॉल आती है और वो थी सॉन्ग चिंगशू के लॉयर की तरफ से, जो उससे कह रहा था कि आपने हमारी गाड़ी को काफ़ी डैमेज कॉज किया है और इसके बदले आप हमें 1 लाख की कॉम्पनसेशन देंगी।
वरना उसके पास इतनी अच्छी लीगल टीम थी कि वो उसे सू करेंगे, उसके पास केस जीतने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। ये सुनते ही वो बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन में चिंगशू को बहुत गालियां भी देती है कि 30,000 दी और 1 लाख निकलवा रहा है, आखिर इतना गिरा हुआ क्यों है। वो तो उसके लॉयर को 2-4 गालियां भी सुना देती है। और चिंगशू को जब ये रिपोर्ट मिलती है तो वो उससे पूछता है कि क्या कहा उस लड़की ने मेरे बारे में, और लॉयर कहता है कि सर उसने आपको बहुत सारी गालियां भी दी हैं और वो कह रही है कि मैं खुद आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस आ रही हूँ। लेकिन उसके रिसेप्शन से आगे बढ़ना कोई इतना आसान काम नहीं था। जब वो वहाँ जाकर खड़ी हुई थी तो काफ़ी लोग उसे गुजरते हुए देखते हैं कि लड़की काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। कुछ को तो ये लग रहा था कि उनके सीईओ पर डोरे डालने के लिए आई है। और रिसेप्शनिस्ट पहले तो उसे अंदर जाने नहीं देती, लेकिन उसे झूठ बोलना पड़ता है। वो कहती है कि सॉन्ग चिंगशू को अभी के अभी बुलाओ या फिर मुझे उसके कमरे में भेजो, क्योंकि मैं उसके बेबी की मामा बनने वाली हूँ। और बस ये सुनते ही सारे स्टाफ की दौड़ें लग जाती हैं कि कहीं हमारे सीईओ के कैरेक्टर को डैमेज ना कर दे, कोई मीडिया को ना बुला लाए। असिस्टेंट भी दौड़ता हुआ आता है और चिंगशू को ये बात बताता है। चिंगशू तो ये सुनते ही हैरान रह जाता है और सोचता है कि किस तरह का आइडिया आया है वेन्यू को, और तुरंत ही उसे अपने कमरे में बुला लेता है। वो पहले जो बाहर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अंदर आते ही इनोसेंट बन जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं इतने पैसे पे नहीं कर सकती, प्लीज़ आप अपनी कंपनसेशन की रकम कुछ तो कम करें। और वो आगे से पूछता, अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट हो, चलो मेरे साथ अभी के भी हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड स्कैन कराता हूँ और सब पता चल जाएगा। और अगर तुम प्रेग्नेंट ना हुई तो फिर मेरी कार के डैमेजेस के साथ साथ तुम्हें मेरी रेपुटेशन के डैमेज के लिए भी सू कर दिया जाएगा। वो बेचारी तो रोने वाली ही हो जाती है, कहती है मैं तो अभी पिछला कर्जा भी नहीं उतार सकती, अगले की बात कर रहे हो, कुछ तो सोचो, हम पुराने फ्रेंड्स हैं। वो उससे कहता, चलो ठीक है, एकदम पैसे ना दो, तुम यूँ करो इंस्टॉलमेंट्स बना दो, तुम किस तरह से मुझे पे कर सकती हो। वो कहती है मैं तो सिर्फ महीने का 1,000 ही पे कर सकती हूँ, मुझ पर दूसरे खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं। वो कहने लगता है कि अगर इस तरह से पे करोगी तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे मेरे सारे पैसे चुकाते चुकाते। चलो फिर भी ठीक है, तुम इंस्टॉलमेंट्स में मुझे पे कर सकती हो। और हाँ एक बात सुनो, तब तक मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूँ और तुम मेरी डेप्टर, तुम मेरी कर्जई हो, तो तुमने मेरी हर कॉल भी उठानी और मुझे हर टाइम पर जवाब देना है जब भी मैंने तुम्हें बुलाना है। और वो बेचारी मजबूर थी, यस करती हुई वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब वो काम पर थी तो उसे पता चलता है कि SY ग्रुप के मिस्टर सॉन्ग चिंगशू उसी के ही होटल में आकर स्टे कर रहे हैं। हर कोई उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, मैगजीन पर उसकी फोटो भी लगी थी, बेस्ट बिजनेसमैन के तौर पर वो सिलेक्ट हुआ था। सब कहते हैं कि कितना हैंडसम है, लेकिन अभी तक सिंगल है। किसी ने उसके इर्द गिर्द आज तक कोई वुमन नहीं देखी, पता नहीं इसकी क्या वजह है। और वो गर्ल्स उसकी इतनी तारीफ कर रही थी कि यहाँ पर वेन्यू को गुस्सा आ रहा था कि मुझसे इतने पैसे ईंट रहा है, हालांकि खुद कितना रिच है। वो अपना सारा गुस्सा उस पर इस तरह से निकालती है कि उन गर्ल्स को कहने लगती है कि तुम्हें क्या पता ये असल में इतना सुंदर है भी कि नहीं है, क्या पता इसके फेस पर बहुत सारे स्कार्स हो, इसका सर आधा गंजा हो, और जो भी सुंदरता थोड़ी बहुत बची हो सब प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हो। और इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि हो सकता है सिंगल इस वजह से हो कि इसको गर्ल्स पसंद ही ना हो, ये हो ही एक गे। लेकिन उसी टाइम पर उसे ये नहीं पता था कि सारा कुछ सॉन्ग चिंगशू पीछे खड़ा होकर सुन रहा है। वो उसके मुंह से अपनी इतनी सारी तारीफें सुनने के बाद उन लोगों से कह कर जाता है कि आपके होटल की हॉस्पिटैलिटी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। और बस इसके बाद वेन्यू की तो और भी बैंड बज जाती है। वो सोचने लगती कि अब कहीं फिर से मुझे बदनाम करने के बहाने तलाश करके फिर से सू करने की बात ना करे, पहले ही मुझ पर इसका बहुत ज़्यादा कर्जा है। लेकिन इसके साथ ही उसे पता चलता है कि अपनी सर्विसेज के लिए उसने एक एक्सक्लूसिव बटलर को चूज़ किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि वेन्यू ही है जो कि उसको स्पेशल सर्विसेज दिया करेगी। वो चाय लेकर उसके कमरे में जाती है और सारी क्वालिटीज़ बता रही होती है, लेकिन वो उसे खींच कर अपने पास कर लेता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की है, मैं फिर से तुम्हें सू कर सकता हूँ। वो कहती है आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझसे कभी कभी अपनी जुबान काबू में नहीं होती, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो ट्राई भी कर सकती हो, मैं गे नहीं हूँ। और बस इसी के साथ ही वो उसे किस भी कर लेता है, लेकिन बदले में एक चांटा भी खा बैठा था। वो उसे थप्पड़ लगा कर कहती है कि जो भी था हमारे पास में था, मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, अपनी लिमिट्स को याद रखो। उसकी जिस तरह से लड़ाई चल रही थी ये सारा कुछ उसकी मैनेजर भी बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। और उसके बाद वो अपने पास वेन्यू को बुलाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है। वो उसे बताती है कि मैं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी स्कूल टाइम्स में, लेकिन अब मेरे मन में इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसके और मेरे रास्ते और हमारी दुनिया बहुत डिफरेंट है। लेकिन मैनेजर जो उसकी फ्रेंड भी थी उससे कहने लगती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो अभी भी तुम्हें लाइक करता है, इसीलिए तो उसने तुम्हें चूज़ किया अपनी एक्सक्लूसिव बटलर के तौर पर। लेकिन वो कहने लगती है कि शायद बदला लेने के लिए ही किया है। लेकिन उसकी मैनेजर कहती है कि क्यों ना हम दोनों बेट लगाएं, ये तुम्हें आज भी लाइक करता है, जबकि वेन्यू का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब उसके बाद एक दिन वेन्यू की एक कॉल आती है और वो थी सॉन्ग चिंगशू के असिस्टेंट की तरफ से। वो कह रहा था कि थोड़ी ही देर में बॉस आपके होटल में पहुंच जाएंगे, उनके लिए ये खाना प्रिपेयर कर दें, और साथ ही साथ उसने मैंगो योगर्ट भी बोला था। ये सारा कुछ सुनने के बाद उसे कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे अभी भी याद था कि चिंगशू को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। वो बहुत पुअर हुआ करता था स्कूल में और हमेशा कैंटीन में वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स ही खा सकता था। इसी तरह से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने उसके साथ कुछ चिकन शेयर किया था, लेकिन चिंगशू ने उससे बोला कि मुझे तुम्हारी चैरिटी की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्चुअली वो मन में उसे लाइक करती थी और इसके साथ ही उनकी दोस्ती स्टार्ट हो गई थी। चिंगशू ने उसका टेस्ट लेने के लिए जानबूझकर मैंगो योगर्ट कहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे मैंगो से एलर्जी है, और ये बात वेन्यू भी बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन फिर भी वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। वो सोचती है कि अगर ऑर्डर पूरा कंप्लीट ना किया तो ये फिर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगा, मुझे बुली करेगा। मैं ले जाती हूँ मैंगो योगर्ट, ही खुद ही नहीं पिएगा। वो जैसे ही कमरे में एंटर होती है तो वो खड़ा हो जाता है अपनी बाहें खोलकर। ऐसे लग रहा था जैसे उसे हक करने के लिए बुला रहा हो, लेकिन एक्चुअली वो उसे ऑर्डर कर रहा था कि मेरा कोट उतारने में मेरी हेल्प करो। इसके साथ ही वो उसकी टाई और कोट उतारती है, उन्हें साइड पर रखती है और उससे कहती है कि बॉस आप फ्रेश हो जाए, आपका बाथ टब रेडी है और साथ ही साथ आपका डिनर भी। और बस इसी के साथ ही चिंगशू को कुछ पुरानी यादें दोबारा से आने लगती हैं। वो हमेशा स्कूल में उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आया करता था जो कि बहुत ही सस्ती थी, और वेन्यू उस टाइम पर एक रिच गर्ल हुआ करती थी। वो इस तरह की चीज़ें नहीं पीती थी, लेकिन फिर भी उसका मन रखने के लिए वो 2-3 सिप उसके सामने ले लिया करती थी। लेकिन उसने सुना था कि वो बाद में ये सारी ड्रिंक अपने कुत्ते को पिला देती है। ये सब सुनने के बाद उसका बहुत मन हर्ट हुआ था, लेकिन शायद लोग सिर्फ र्यूमर्स ही फैलाते थे। वेन्यू तो असल में उसे बहुत लाइक करती थी। अब उसके सामने उसका खाना पड़ा हुआ था जिसमें मैंगो योगर्ट भी था। वो वेन्यू से कहने लगता कि क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो उससे कोई भी पर्सनल बात नहीं करना चाहती थी। उसे बिल्कुल एक कस्टमर की तरह ट्रीट करती और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और उसके जाने के बाद चिंगशू वो ड्रिंक पी लेता है। और फिर वेन्यू को एक इमरजेंसी की कॉल आती है। आधी रात को एक कस्टमर ने उसे बुलाया था क्योंकि उसे एलर्जिक रिएक्शन हो चुका था। वो भागती हुई उसके कमरे में जाती और उससे कहती कि आखिर तुमने ये क्यों पी, और फिर इसके साथ ही उसे एलर्जी के लिए ट्रीट भी करने लगती है। जब उसकी हालत थोड़ी भी संभली हुई देखती है तो उससे कहने लगती है कि सर आपको जो भी डैमेजेस हुई हैं हमारी कंपनी उसके बदले आपको कॉम्पनसेशन पे करेगी। आपको एक फ्री डिनर या फिर एक महंगी वाइन की बॉटल भी दी जा सकती है। लेकिन उसे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो उससे कहने लगता है कि वेन्यू तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे डैड की डेथ तुम्हारे फादर की वजह से हुई थी। मैं उन दिनों बहुत अपसेट था। मेरी मॉम ने रो रो कर अपनी आंखें भी खत्म कर ली थी, और तुम उस मुश्किल समय में जब मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी तुम मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तुमने तो कभी लौट कर मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। ये सारे शिकवे वो करता रहता है, लेकिन वेन्यू चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में जाकर वो अकेले में बहुत रोती है और सोचने लगती है कि मेरे डैड इतने बुरे इंसान नहीं थे, उन्हें गलत फ्रेम किया गया था। ये मेरे डैड से नफरत करता है, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तो मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेम कर सकता है अपने डैड और मॉम की वजह से, पर मैं किसे ब्लेम करूँ। मेरे डैड ये दुनिया छोड़कर चले गए और उनके जाने के बाद मॉम भी शॉक में चली गई। उनका सारा ट्रीटमेंट, हर चीज़ मुझ पर है। मैं किससे शिकवा करूँ, मैं किसे दोष दूँ। और बस इसी के साथ ही उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है कि होटल वालों ने उसे एक दफ़ा सस्पेंड। वो बोलते हैं कि वो हमारे VIP कस्टमर थे और अब तुम उनकी एक्सक्लूसिव बटलर नहीं रही। इसके साथ ही उन्होंने उसकी रिसेप्शनिस्ट चेंज कर दी थी। लेकिन ये सारा कुछ चिंगशू ने डिमांड नहीं किया था, होटल ने अपनी तरफ से किया था। जब वो नई बटलर को देखता है तो काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि आप लोगों ने बिना बताए मेरी पिछली बटलर को क्यों चेंज किया? क्या मैंने कोई डिमांड की थी? आप किस तरह की सर्विसेज हैं क्या? और उसे कहाँ भेजा है? उसे डर था कि कहीं उसे जॉब से तो नहीं निकाल दिया गया। वो कहते हैं कि हमने उसे सजा के तौर पर जॉब से सस्पेंड कर दिया है। वो बोलता है कि आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। अगर इस तरह से आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल करते हैं तो फिर मैं इस होटल में आइंदा स्टे नहीं करूँगा। मैं तो इसे एक्वायर करने का भी सोच रहा था। ये सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं अरे नहीं, सस्पेंड नहीं किया, हमने तो उसे मेडिकल लीव दी है। उसके पैर पर चोट लगी हुई थी तो 1 हफ्ते की छुट्टी दी है ताकि वो अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा सके। और इसके साथ ही हमें वेन्यू को दिखाते हैं। उसने काफ़ी दिनों से अपनी टांग की ट्रीटमेंट नहीं कराई थी। इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया था। यहाँ पर जो नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही थी वो कोई और नहीं, चिंगशू की सिस्टर थी, जिसका ये पैशन था और वो एक नर्स का काम करती थी। पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि वॉलंटरली। वो उसके जाते ही अपने भाई को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि आज मैंने यहाँ पर किसी को देखा है। और वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे हाई स्कूल टाइम पर आपकी गर्लफ्रेंड दिखा करती थी। उस टाइम पर उसकी सिस्टर काफ़ी छोटी होती थी, इसे थोड़ी थोड़ी यादें हैं उसे। पर उसे वेन्यू काफ़ी स्वीट लगी थी और वो सोचने लगती कि क्यों ना इसे दोस्ती ही कर ली जाए। अब वेन्यू जब अपनी ड्रिप लगवा रही थी तो वहीं पर एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी। वो उससे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर अकेली आई हैं, आपका कोई भी नहीं है?
वो कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम किसके साथ आई हो तुम बताओ। वो बच्ची कहती है कि मैं तो अपने डैड के साथ आई हूँ, वो अभी साइड पर गए हैं। ये सुनते ही उसे भी अपने डैड याद आने लगते हैं। उसके डैड उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी, अपनी और अपनी मॉम की खुद ही केयर करने के लिए। इसके साथ ही उसकी आंख लग जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी केयर करने के लिए कोई तो पहुंचा हुआ था और वो चिंगशू था, जो कि अकेले में उसका साथ देने के लिए आया था। पर इससे पहले कि वो जागती, वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। और उसके जाने के बाद वही छोटी लड़की उसके पास आती है और कहती है कि आपने झूठ क्यों बोला, आपके डैड आए तो थे आपके साथ, इतने हैंडसम थे आपके डैड। और वो हैरान होती है कि मेरे साथ कौन आकर बैठा था। इर्द गिर्द देखती है पर उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आता। इतने में वेन्यू को अपनी एक आंटी की कॉल आती है, जिन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। उसकी आंटी उसके साथ बहुत नाइस थी और वो चाहती थी कि ये जल्दी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, इसे कोई तो पार्टनर मिले इसकी केयर करने के लिए। और वो भी इस ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। वहाँ पर एक मिस्टर डोंग था, जो कि पहले ही दिन से काफ़ी दिल फेंक टाइप का दिखाई दे रहा था। ब्लाइंड डेट पर ही उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आ गया था और तो और उसे ज्वेलरी भी पहनाना चाहता था, लेकिन वो बार बार इनकार कर रही होती है। यहीं पर ही गुजरता हुआ सॉन्ग चिंगशू से देख लेता है और अपने असिस्टेंट को वहाँ पर भेजता है। उसके असिस्टेंट को देखते ही डोंग तो हैरान रह जाता है और कहता है कि अरे आप इतनी बड़ी कंपनी SY ग्रुप के CEO के असिस्टेंट हैं, मैं तो कब से आपसे मीटिंग का टाइम चाहता था, मुझे नहीं अंदाजा था, अचानक आपको देख लूंगा। और इसके साथ ही असिस्टेंट उसे साइड पर लेकर चला जाता है। डोंग के साथ वो खुद ही मीटिंग करने लग गया था, जबकि चिंगशू वो उस टेबल पर आकर उसकी ब्लाइंड डेट बनकर बैठ जाता है। अब वो उसे टॉन्ट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मैन में चॉइस तो बहुत ख़राब है। वो बोलती है हाँ ऐसा ही है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले हाई स्कूल में तो मैंने एक पुअर बॉय को डेट किया था, जो कि प्लास्टिक बॉटल्स चुना करता था। वो जानबूझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसके पास्ट को उसके सामने लाती है, ताकि वो उसे बुली करना रोके और उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे। इसके साथ ही वो खाने की टेबल से उठकर चली जाती है, पर वो उसे रोकता है और कहता है कि मैंने सुना तुम्हें बहुत पैसों की ज़रूरत है, अगर मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करता हूँ। और पैसे का सुनते ही उसकी तो राल टपकने लग जाती है। ऑफ कोर्स उसे ज़रूरत थी पैसे की, वरना वो लालची नहीं थी। वो उसके साथ चली जाती है। इसके साथ ही वो उसे शॉपिंग कराता है। डोंग को उसने देख लिया था उसे एक ब्रेसलेट खरीदते हुए। वो कहने लगता है कि तो बहुत ही घटिया था, मैं एक अच्छा सा ब्रेसलेट तुम्हारे लिए लूँगा। वो जैसे ही उस ब्रेसलेट की प्राइस देखती है तो हैरान ही रह जाती है कि गिफ्ट तुम मुझे दोगे, कहीं कोई कॉम्पनसेशन तो नहीं मांगोगे इसके बदले। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा हुआ। और वो तुरंत ही वो एक्सेप्ट कर लेती है। इतना महंगा था, इसे बेचकर वो आसानी से अपने मॉम की ट्रीटमेंट के लिए कुछ तो पैसे जमा कर सकती है। अब चिंगशू जी के होटल में ज़्यादातर स्टे करता था और यहाँ पर वो अक्सर ये देखता था कि डोंग से मिलने के लिए आ रहा है। कभी उसे कोई फ्लावर्स ला कर देता था तो कभी कोई और गिफ्ट, और अक्सर ही उसे क्लोज होने की कोशिश करता था। ये देख कर चिंगशू को काफ़ी गुस्सा आता है। और तो और आज तो डोंग उसके ही होटल में स्टे करने के लिए भी आया था। ये देखकर तो चिंगशू के तन बदन में ही आग लग जाती है, क्योंकि डोंग उससे बहुत फ्री हो रहा था और कह रहा था कि क्या तुम आज होटल में मेरे कमरे में आओगी रात। और वो कहती है कि आज तो मैं रात को ड्यूटी पर ही नहीं हूँ। ये कहती हुई वहाँ से निकल जाती है। चिंगशू ने ये सारा कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले ली थी और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है। रात को वो ऑर्डर करता है कि मेरे कमरे में कुछ मेडिसिन लेकर आओ, और जैसे ही वेन्यू वो मेडिसिन लेकर आती है तो वो उससे कहने लगता है कि रोजेस और थोड़े छोटे मोटे गिफ्ट ये तुम्हें कितना खुश कर देते हैं ना, तुम्हारे पर ऐसे दिन कब से आ गए, तुम अपना कुछ तो स्टैंडर्ड रखो। क्या तुम किसी भी लड़के के साथ डेट पर जा सकती हो? यू आर नॉट अलाउड। मेरा दिल तोड़ने के बाद तुम ऐसे खुश नहीं रह सकती। और इसके साथ ही वो उसे फिर से किस कर लेता है और साथ ही साथ वो ब्रेसलेट भी तोड़ देता है जो थोड़ी देर पहले डोंग उसके लिए लेकर आया था। वो उससे कहने लगती है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है, इसके बदले आपको कंपनसेशन पे करनी होगी। वो कहता है जितने पैसे मर्जी मांग लो, पर इस डोंग के करीब आईना ना जाना। वो उससे बोलती है कि मैं पर्सनल लाइफ में आपके ऑर्डर्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वो वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि पीछे सॉन्ग चिंगशू कोलैप्स कर गया है और इसके साथ ही ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है। वो बहुत परेशान होती है और तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड वाली टीम को बुलाती है, पर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उसे चिंगशू की बहुत फिक्र हो रही थी तो वो नेक्स्ट डे उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने होटल के बिहाफ कि हमारे VIP कस्टमर यहाँ पर एडमिट हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना था, वो चिंगशू के लिए फिक्र कर रही थी। इतने में उसे एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसने टाइमली मिस्टर सॉन्ग चिंगशू को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और फर्स्ट एड दी है। इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बोनस भी मिल रहा है क्योंकि कस्टमर उससे बहुत खुश हुआ है। साथ ही साथ उसे पता चलता है कि चिंगशू को कोई खास बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज था और वो बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएगा। ये सुनकर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है, पर चिंगशू से कहने लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, मैं होटल की तरफ से आई हूँ। और यही कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जाकर वो अपनी मॉम को देख रही थी।
वो आज बहुत सैड थी। आज उसकी बर्थडे थी और उसकी एक ही विश थी कि उसकी मॉम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके साथ ही उसे एक कॉल आती है और पता चलता है कि एक जगह पर नेक्स्ट वीक एक चैरिटी डिनर होने वाला है, बहुत ही वीआईपी लोगों का, और यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल वेट्रेसेस की ज़रूरत है और उनमें से एक हम तुम्हें भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर काम करने की वेजेस बहुत हाई थी, इसलिए वो तुरंत ही यस कर देती है। अब वो अपनी मॉम को देखने के बाद जैसे ही वापस जा रही थी तो वहाँ पर एक नर्स काफ़ी परेशान थी और लोगों से पूछ रही थी कि क्या किसी के पास RH नेगेटिव ब्लड है। ये बहुत ही रेयर ब्लड टाइप थी। एक छोटी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और अभी के अभी वो ब्लड चाहिए था, वरना शायद उसकी जान ना बच पाए। और इसके साथ ही वो कहने लगती है कि उसका डैड काफ़ी रिच है और वो कहता है कि मैं भारी कंपनसेशन भी दूंगा जो भी मेरी बेटी को ब्लड डोनेट करेगा। और यही ब्लड ग्रुप तो वेन्यू का भी था। वो तुरंत ही जाती है और उसे ब्लड डोनेट करने लगती है। अब उसके बाद उस लड़की के डैड वहाँ पर आते हैं जिनका नाम मिस्टर मैंग था और वो एक सिंगल फादर थे। वो यहाँ पर वेन्यू का थैंक्स करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान बची है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। वो उससे कहने लगती है कि आपने कहा था ना कि कोई इनाम मिलेगा ब्लड देने वाले को। वो बोलती है कि इसके बदले मुझे $20,000 दे दे, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो बहुत ही नाइस पर्सन था। कहता है मैं अपनी बेटी को देखने जा रहा हूँ, अभी मेरा असिस्टेंट यहाँ पर आएगा। वो असिस्टेंट आता है और ना सिर्फ उसको $20,000 देकर जाता है कैश में, और साथ ही साथ वो उसकी हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आया था क्योंकि उसे कमज़ोरी फील हो रही थी। और मिस्टर मैंग ने स्पेशल केयर के लिए उसे बहुत सारी हेल्दी आइटम्स भी भेजी थी। वो सोचने लगती है कि ये पर्सन काफ़ी केयरिंग था। अब जब मिस्टर मैंग की बेटी बीमार थी तो उसे देखने के लिए मिस्टर मैंग की सिस्टर भी आती है जिसका नाम शियाओ था। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि शियाओ ये बहुत ही नाइस और स्वीट सी गर्ल है, लेकिन उसका किसी पर क्रश है और वो सॉन्ग चिंगशू है। उसका यही मन था कि वो जल्द ही जल्द चिंगशू से शादी कर ले, लेकिन चिंगशू कभी भी किसी भी गर्ल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। इसीलिए उसने उसकी मॉम से काफ़ी दोस्ती लगाई हुई थी, अक्सर उनकी केयर करने के लिए भी जाती थी ताकि वो अपनी होने वाली सासू माँ का ही दिल जीत ले। और ऐसा ही होता है, उसकी मॉम को शियाओ में काफ़ी इंटरेस्ट था और उन्होंने उसे मिलने के लिए भी बुलाया था ताकि अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करा सकें। अब इसी तरह से एक हफ्ता गुजर चुका था और वेन्यू उसी चैरिटी डिनर पर गई हुई थी वेट्रेस के तौर पर, जहां पर उसे भारी वेजेस मिलने वाली थी। लेकिन एक्चुअली यहां पर उसे टारगेट करके बुलाया गया था। एक मिस्टर लू हुआ करते थे जिसका उस पर काफ़ी क्रश था और उसी को ही लाइक करने वाली एक लड़की थी जिसने उसे वहां पर बुलाया था ताकि उसे सबक सिखा सके और नीचा दिखाए। लेकिन उसी चैरिटी डिनर पर सॉन्ग चिंगशू भी पहुंचा हुआ था क्योंकि सारे वीआईपी लोगों को वहां पर इनवाइट किया गया था। लेकिन जैसे ही चिंगशू को वहां पर देखती है तो वेन्यू तो अपने रास्ते ही अलग कर लेती है और मुंह छुपाती फिरती है। लेकिन चिंगशू को शक हो गया था कि जैसे उसने यहाँ पर वेन्यू को देखा है। अब इतने में वहाँ पर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे कुछ ना कुछ आइटम्स डिस्प्ले की जा रही थी, वहाँ पर चिंगशू ने सर्व करते हुए वेन्यू को तलाश कर ही लिया था। वो एक आइटम को बहुत प्यार से देखे जा रही थी और उसी टाइम पर उसने फैसला कर लिया था कि वो ये वेन्यू के लिए ज़रूर खरीदेगा। उसने बहुत ही भारी बोली लगाकर वो आइटम को खरीद लिया था। इतने में वेन्यू को बुली करने के लिए वहाँ पर शुआंग पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है कि देखा, पहले तुम पर कैसे दिन होते थे और अब कैसे हैं, क्या तुम अब लू के करीब जा सकती हो? कभी भी नहीं। लेकिन जैसे ही लू उसको वहाँ पर खड़े हुए देखता है तो उसके पास आता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। वो तो लगता था कि मन ही मन में आज भी उसे लाइक करता है, वो उसका एक फैमिली फ्रेंड था। शुआंग जैसे ही ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ऑल्दो वेन्यू ने लू को इग्नोर किया था, उससे ज़्यादा बात नहीं की थी, चुपचाप वहाँ से चली गई थी, पर फिर भी शुआंग ने उसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया था। वो उसे एक फ्रीजिंग रूम में भेज देती है और उसके बाद उस रूम को बाहर से लॉक करा देती है। यहाँ पर वेन्यू काफ़ी देर तक चिल्लाती है, शोर मचाती है, पर ये फ्रीजिंग रूम एक साइड पर था। यहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। वेन्यू को लगता है कि बस उसके आखिरी दिन आ चुके हैं। वो काफ़ी रेजिस्ट करती है, शोर मचाती है, पर इन दी एंड कोई भी उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं आता। वो लगता था कि बर्फ़ में जम कर ही मर जाएगी। अपने आखिरी समय पर उसे कुछ यादें भी आने लगती हैं, जिसमें सबसे पहली याद तो चिंगशू की थी। वो उसके साथ समय बिताना चाहती थी, जिस तरह से उसके साथ स्टार्स देखने का सपना देखती थी वो पूरा करना चाहती थी। और बस यही याद करते करते उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। वो अपने लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड करती है अपनी लास्ट विल के तौर पर और कहती है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी मॉम का ख्याल रखने के लिए तो वैसे भी कोई नहीं बचेगा। मेरी और मेरी मॉम की ग्रेव पास पास ही बनाई जाए। और इसके साथ ही उसके अकाउंट में कुछ पैसे थे तो उसने अपने कार्ड का पासवर्ड चिंगशू के नंबर पर मैसेज कर दिया था और कहा था कि तुम्हारा मुझ पर 1 लाख का कर्जा है, ये 20,000 तो मैं चुकाने के काबिल हो ही चुकी हूँ। और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर शुआंग की एक फ्रेंड पहुँचती है जो कि उसे बुली करने के लिए आई थी। उससे कहती है कि तुम्हें मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने के लिए छोड़ा था, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन वेन्यू को बहुत गुस्सा था, उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और वो जाओ के सिर पर एक चोट देती है और उसे वहाँ गिराकर खुद वो दरवाज़ा बंद करती हुई वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि तुम भी वो मज़ा चखो जैसे मैंने मौत को देखा है।
अब वो उस पार्टी में बाहर आई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बुरी तरह से सर्दी में जमने वाली थी कि इतने में उसे तलाश करता हुआ चिंगशू वहाँ पहुँच जाता है, जिसे उसके मिसिंग होने की बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसे इस हालत में देखता है तो तुरंत ही कैरी कर लेता है। वो बेहोश होती है तो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। उसे वार्मथ की जरूरत थी, उसे बहुत तेज फीवर भी हो गया था। वो उसे मेडिसिन भी देता है और साथ ही साथ उसकी केयर भी करता है। वो सारी रात यही बोले जा रही थी कि चिंगशू मुझे माफ कर देना, इस सब के पीछे मेरी कोई गलती नहीं। और तो और उसे उसकी बातों से अंदाजा हो चुका था कि आज भी उसे लाइक कर दिया है। चिंगशू के मन में उसके लिए जो भी नफरत थी वो लगता था कि उसके प्यार से ओवरकम होती जा रही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वेन्यू की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो तो जिंदा है, और वो भी चिंगशू के घर पर। वो काफ़ी हैरान और एम्बेरस होती है और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते ही जाते वो देखती है तो उसकी सर्वेंट ने एक कैट उठाई हुई थी और उस कैट का नाम वेन्यू के ही नेम का निक नेम था और वो उस कैट को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करता था। ये देखकर वो हैरान होती है पर जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाती है। अब वो जैसे ही अपने काम पर पहुंची थी तो वहाँ पर जाओ उसे सॉरी करने के लिए आई थी और कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ कल जो भी हुआ उसकी कंपनसेशन के तौर पर हम बहुत ज्यादा पैसा तुम्हें देने को रेडी हैं और तुमसे अपोलोजाइज भी करते हैं। ये सारा कुछ बुली करने में हुआ, वरना तुम्हारी जान लेने की कोई जरूरत नहीं थी हमें। अब उसे इतना सारा पैसा भी मिल रहा था तो वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि अगर सिंसियर अपोलॉजी है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वो वाकई दिल से उसे माफी मांगने आई थी। अब उसने उसे माफ तो कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो उससे कहने लगती है कि प्लीज फिर मिस्टर सॉन्ग से कह दो कि हमारी कंपनी से अलायंस खत्म ना करें, हमारी कंपनी इतने ज्यादा नुकसान में जाएगी कि डूब ही जाएगी। वो हैरान होती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तो उसे पता चलता है कि कल रात को SY ग्रुप के मिस्टर सॉन्ग चिंगशू ने जाओ के मॉम डैड की एक छोटी सी कंपनी थी उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए इनकार कर दिया था। वो सोचने लगती है कि अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से किया होगा, मैं तो इतनी इंपॉर्टेंट हूँ नहीं। इतने में उसे पता चलता है कि आज ही एक पार्टी थी जिसमें बहुत सारे VIPs भी थे। वहाँ पर किसी ने अटैक करवा दिया है और इसी बीच काफी लोग घायल भी हुए हैं। उसी पार्टी में चिंगशू भी गया हुआ था। वो बहुत परेशान होती है क्योंकि ऑनलाइन उसने देखा था कि चिंगशू भी काफी जख्मी हुआ है। वो भागती हुई इसी हॉस्पिटल में जाती है। उसे चिंगशू की बहुत परवाह हो रही थी। उसे पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग की हालत बहुत खराब है और वो इस टाइम पर 2nd फ्लोर पर है। वो ऊपर जाती है डरते डरते। वो चिंगशू को इस हालत में देख नहीं सकती थी, लेकिन साथ ही साथ वो रिलीव्ड फील करती है क्योंकि वो मिस्टर सॉन्ग कोई और बूढ़े ही आदमी थे जिनकी वैसे ही अपनी किसी बीमारी की वजह से कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसे तसल्ली हो जाती है। वो जैसे ही मुड़ती है तो पीछे चिंगशू खड़ा हुआ था जो उसकी बेचारी देख चुका था और उससे कहता है कि तुम जिस मिस्टर सॉन्ग को तलाश करने आई थी वो ये नहीं, वो मैं हूँ और मैं भी जख्मी हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ही। पर तुम्हारी परेशानी देखकर लगता है कि मेरा सारा दर्द दूर हो गया है। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी ना। लेकिन वेन्यू उससे कहने लगती कि मुझे और तुम्हारी फिक्र क्यों होगी, मैं तो ये देखने के लिए आई थी कि देखती हूँ कहीं तुम ऊपर तो नहीं पहुंच गए। अगर तुम टपक गए हो तो अच्छी बात है, मेरा कर्जा मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। वो उसे जानबूझकर तंग कर रही थी और ये दिखाना चाहती थी कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन चिंगशू से जाते जाते रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आज रियलाइज हुआ है जब मैंने मौत को इतने करीब से देखा है। जिस अटैकर ने हमला किया मैं उससे सिर्फ 1 मीटर के फासले पर था और मैं अब अपनी इस जिंदगी को नफरतों में गुजारना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे अपना समय दे सकती हो? क्या तुम मेरे बारे में दोबारा से सोच सकती हो? लेकिन वेन्यू उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं कि चिंगशू बहुत अपसेट हो गया था उसकी खामोशी की वजह से और एक जगह ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर उसे टारगेट करने के लिए कुछ लोग एक गर्ल को भी लेकर आए थे और उस गर्ल की चीख पर भी वेन्यू की तरह से एक मोल का निशान था। उन्हें लगता था कि ये वेन्यू की तरह इससे भी अट्रैक्शन फील करेगा और शायद वेन्यू को बुलाकर इसी को ये अपने क्लोज लाने की कोशिश करे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वहाँ पर कुछ पुराने फ्रेंड्स थे जो उससे पूछने लगते हैं कि तुम किसी लड़की के क्लोज नहीं आते इसी वजह से कि तुम वेन्यू को लाइक करते हो ना आज तक। लेकिन वो पहले ही उसकी खामोशी की वजह से गुस्से में था कि मैंने उसे प्रपोज किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया तो ऐसे ही बस गुस्से में कह देता है कि कौन वेन्यू, मैं तो किसी वेन्यू को नहीं जानता। ऐसी छोटी मोटी लड़कियां मेरी लाइफ के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं और फिर निकल जाती हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन उसी टाइम पर वेन्यू बाहर खड़ी हुई ये सारा कुछ सुन लेती है, जो कि वहाँ पर बार में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई थी। लेकिन उसके बाद वो उस कमरे में नहीं आती बल्कि उस रूम में किसी और को ही सर्व करने के लिए भेज देती है। वो बेचारी बहुत हर्ट हुई थी। उसे लगता है कि चिंगशू ने आज उसे प्रपोज किया सिर्फ और सिर्फ उसे अपना बदला लेने के लिए, वरना ये तो क्लियर है कि उसके मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं। अब वेन्यू अपनी मॉम के लिए काफी परेशान थी। एक न्यूरो सर्जन था, सिर्फ वही था जो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कर सकता था। वो काफी देर उनका वेट करती है और उसके बाद उन्हें अपनी मॉम की रिपोर्ट्स दिखाती है। वो कहने लगता है कि ठीक है तुम्हारी मॉम का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 8 लाख चाहिए, क्या तुम इतने अरेंज कर पाओगी? वो कहती है मैं कुछ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और इसके साथ ही मायूस सी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस डॉक्टर का असिस्टेंट कहता है कि इस पेशेंट की डिटेल्स कुछ
वैसी ही नहीं है जैसे हमें मिस्टर वीआईपी सॉन्ग चिंगशू ने भेजी हैं। और वो वाकई वो डिटेल्स निकाल कर देखते हैं तो चिंगशू ने उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कराने के लिए पहले उस न्यूरोसर्जन से कांटेक्ट कर लिया था। अब एक दिन वैन यू की मुलाकात मिस्टर मैंग और उनकी बेटी से होती है। मिस्टर मैंग की बेटी वैन यू को बहुत लाइक करती थी और मिस्टर मैंग वो भी उसके बहुत थैंकफुल थे और वो बहुत काइंड पर्सन भी थे। वो उसे कहते हैं कि उस दिन मैं तुम्हारा ढंग से थैंक्स नहीं कर सका, आज क्या तुम कंपनसेशन के तौर पर मेरे साथ डिनर पर चलोगी? और वो बार बार बच्ची के कहने पर इनकार नहीं कर पाती और उनके साथ चली जाती है। और बस उनको जाते हुए चिंगशू देख लेता है जो फिर से नेगेटिव सोचने लगता है। उसे तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन एक्चुअली वो एक मैन था और एक मैन की नजरें पहचानता था। उसने देख लिया था कि मिस्टर मैंग को उसकी वेन्यू में काफी इंटरेस्ट हो रहा है और वाकई ऐसा होता है। वो एक दो मुलाकातों के बाद उसे कहता है कि मैं अपना बायोडाटा तुम्हें बताता हूँ, सिंगल फादर हूँ, कोई भी बुरी आदत नहीं है। अपनी एज बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे बारे में कंसीडर कर सकती हो, मैं तुम्हें परसू करना चाहता हूँ। वेन्यू ये सारा कुछ सुनकर काफी हैरान थी क्योंकि मिस्टर मैंग बहुत रिच थे और उसे लगता था कि उसकी मॉम की ट्रीटमेंट में भी उसकी हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ वो एक जेंटलमैन भी लगते थे। लेकिन फिर भी वो उसे तुरंत यस नहीं करती क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं चिंगशू ही था। वो उसे एक दफा सॉरी करती है और कहती है कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं, लेकिन मिस्टर मैंग का कहना था कि फिर भी मैं तुम्हें परसू करता रहूंगा, शायद किसी दिन तुम्हारा इरादा बदल जाए। अब इसके बाद दिखाते हैं कि वेन्यू एक जगह पार्ट टाइम जॉब कर रही थी होटल में और यहीं पर उसे एक ओल्ड लेडी दिखती हैं जो कि एक्चुअली चिंगशू की मॉम थी। वो रास्ता भटक गई थी तो उनकी हेल्प करती हैं उन्हें उनके रूम तक लेके जाने में और यहीं पर उसे पता चलता कि यहाँ पर एक मैच मेकिंग पार्टी चल रही है और वो शियाओ के साथ अपने बेटे का रिश्ता कराना चाहती हैं। इसीलिए उसने उन सारे लोगों को वहाँ पर बुलाया ताकि अपने बेटे को भी बुलाएं और इन लोगों की एक डेट फिक्स कर सके वेडिंग की। ये सब सुनने के बाद तो वेन्यू जो पहले ही डिसहार्टेड थी उसका दिल और भी टूट जाता है। वो सोचने लगती है कि एक तरफ चिंगशू अपनी फैमिली की पसंद से शादी कर रहा है और दूसरी तरफ मुझे आई लव यू बोलता है। ये कैसा इंसान है। बस उसी टाइम पर उसने फैसला किया था कि वो मिस्टर मैंग को एक चांस देगी और साथ ही वो उसे कांटेक्ट करती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और देखते हैं अगर हमारे बीच चीज़ें ठीक रही तो शायद हम लाइफ पार्टनर भी बन सकें। ये सारा कुछ वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि चिंगशू अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, उसे भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं हुआ था। चिंगशू अपनी मॉम की वजह से उस डिनर में आ तो गया था, लेकिन उसके बाद उसने शियाओ को साफ साफ इनकार कर दिया था कि तुम एक नाइस गर्ल हो, लेकिन सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे मन में कोई और है और अगर मैंने शादी की तो मैं उसे सही करूंगा। और बस इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि वेन्यू ने कहीं से कर्जा पकड़कर चिंगशू को उसके सारे पैसे वापस लौटा दिए थे। ये देखते ही वो हैरान रह जाता है, तुरंत ही उसे कॉल करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था और साथ ही साथ उसे पता चलता है कि उसने होटल से भी छुट्टी ली हुई है। अब इतने में हमें दिखाते हैं कि वेन्यू अपने घर पर बैठी हुई थी। वहाँ पर कोई उसका कांच तोड़ देता है। वो बहुत डर जाती है कि पता नहीं ये कौन लोग हैं, शायद ही वही लोन शार्क थे जिससे उसने कर्जा लेकर चिंगशू को पैसे लौटाए थे। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और अनसेफ फील करने लगती है। उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि चिंगशू भी और मिस्टर मैंग भी दोनों इकट्ठे एक ही मीटिंग में बैठे हुए थे। यहाँ पर मैंग को कॉल आती है और वो थी वेन्यू की तरफ से। वो उससे कहती है कि मैं घर पर हूँ, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, शायद कोई गुंडे हैं। ये सुनते ही वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो मीटिंग छोड़कर जाने लगता है। चिंगशू को इस सारा समय वेन्यू की कोई भी खबर नहीं थी, लेकिन उसे मैंग को जल्दी जाते देखकर कुछ ना कुछ शक होने लगता है। वो कहता है कि मैं भी मीटिंग छोड़कर एक इम्पॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ। वो उसका पीछा करने लगता है। उधर मैंग जैसे ही आता है तो देखता है कि बेचारी वेन्यू काफ़ी डरी हुई है अपनी नई जगह पर। वो उससे कहता है कि सारा कुछ रिपेयर होने में तो टाइम लगेगा, तुम ऐसा करो, अपना ज़रूरी सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। और बस बाहर से चिंगशू ने उन्हें खिड़की से देख लिया था। वो देखते ही काफ़ी हर्ट होता है और सोचता है कि मैं इसका इतना पुराना फ्रेंड, लेकिन अगर उसे कोई मुश्किल पड़ी है तो उसने मैंग को बुलाया, ये कब से इसके इतने क्लोज हो चुकी। और बस उसे इतना गुस्सा आता है कि वो मैंग की गाड़ी में अपनी गाड़ी दे मारता है और जैसे इतने शोर की आवाज़ आती है वो लोग बाहर की तरफ भागते हैं। देखते हैं तो चिंगशू वहाँ पर गाड़ी के साथ ही खड़ा हुआ था और कहने लगता है कि सॉरी मिस्टर मैंग, आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज हो गया मेरी गलती की वजह से। और बस इसके साथ ही वो वेन्यू के करीब आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने बताया नहीं मिस्टर मैंग को हमारे बारे में। वो बहुत ही मीनिंगफुल सी बातें कर रहा था और मैंग को जेलस फील कराने की कोशिश करता है। मैंग को वाकई गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम कौन हो और इतनी आधी रात को इसके अपार्टमेंट के करीब क्यों आए हो। और बस इसके साथ ही वो मैंग को और गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं इसका बहुत ही करीबी हूँ, जिसको ये भी पता है कि इसके मोल्स कहाँ कहाँ पर हैं, सिर्फ फेस पर ही नहीं और भी काफी जगह और भी बॉडी पार्ट्स पर हैं। और बस इतना ही कहते हुए मैंग को बहुत जेलस कराता है और साथ ही साथ कुछ लोगों को मिस्टर मैंग को डिस्ट्रैक्ट करने को बोल देता है।
अब वो अपने साथ वेन्यू को लेता है और ऊपर जाता है। वो उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे पैसे लौटा दिए किसी लोन शार्क से लेकर। तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। वो लोग तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, किडनी निकाल कर बेच देंगे। तुम कैसी हरकतें कर रही हो, और इस मैंग के साथ तुम अपना साथ निभाओगी? ये तुम्हारा साथ देगा क्या? क्या मैं इस दुनिया में नहीं था? मैं मर चुका था। मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था। वो उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे प्रपोजल में कोई सिंसेरिटी नहीं दिखती। तो इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं एक हिपोक्रेट नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक और ऑफर लेकर आया हूँ, और वो ऑफर ये है कि तुम मुझसे शादी करो। तुम्हारा सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा, तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट भी कराऊंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। वो बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं है, तुम मुझे कैद करना चाहते हो ना, इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हो। क्या कोई बदला लेना चाहते हो अपने डैड का? लेकिन वो कहता है नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, 6 महीने के ट्रायल पीरियड के लिए ही सही, तुम कल ही चलो और मेरे साथ मैरिज रजिस्टर करा लो। और अगर तुम्हें इतने अरसे में सेटिस्फेक्शन ना हो, तुम मेरे साथ खुश ना हो, तो हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। 6 महीने बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और बस मन ही मन में वेन्यू भी उसी को ही लाइक करती थी। 7 साल बीत गए थे लेकिन आज तक उसने एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, तो वो भी उसे तुरंत ही यस कर देती है और कहती है ठीक है, मैं कल रेडी रहूंगी। और बस ये सुनते ही चिंगशू की आंखों में जो पहले दुख के आंसू थे अब वो खुशी के आंसुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि अगर कोई शर्तें हैं तो वो भी बता दो। और वो कहने लगती है कि ठीक है, हर वीकेंड तुम मेरे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करोगे, और तो और मुझे शॉपिंग के लिए VIP कार्ड भी दोगे। इसके अलावा मेरे शूज, बैग्स और हाई एंड प्रोडक्ट्स सब तुम दिलाओगे। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। वो बेचारी इतने अरसे से गरीब रही थी, उसे इन सारी चीजों का बहुत शौक था। और एक और शर्त ये है कि 6 महीने के लिए ये शादी सीक्रेट ही रहेगी। अगर हमारा हिसाब किताब अच्छा चलता रहा तो इस शादी को कंटिन्यू करेंगे और पब्लिक भी कर देंगे, वरना हमारे रास्ते अलग। वो कहता है ठीक है, और फिर मेरी भी शर्त सुन लो, तुम भी हर टाइम पर अपनी वाइफ की ड्यूटीज करने के लिए मेरे लिए रेडी रहोगी, और जब मेरा मन चाहेगा तुम्हें बुलाने को तुम आओगी मेरे पास, और तुम मुझे नो नहीं कर सकती, ना ही मेरे से कांटेक्ट खत्म कर सकती हो। अब ये सुनने के बाद वो सोचने लगती है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया, लेकिन जो भी था फैसला तो अब हो चुका था। और इसके साथ ही वो चली जाती है। लेकिन इतने में उसके फोन पर मैंग की कॉल आती है। जो कॉल सॉन्ग चिंगशू उठाता है और उससे कहता है क्या है इस नंबर पर कॉल ना करना, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी वुमन बन ही चुकी है। वेल अब नेक्स्ट डे वो एकदम रेडी होकर आता है उसे पिक करने के लिए। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो उसकी तारीफ करता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है और सिविल अफेयर ब्यूरो में जाकर वो लोग अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। वो लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके थे। अब वो बाहर ही निकलते उसे कहता है कि अपनी वाइफ की ड्यूटीज पूरी करने के लिए रेडी हो जाओ, और साथ ही साथ उसे किस कर लेता है और उसे कहता है कि अब इसके बदले तुम मुझे ना थप्पड़ मार सकते और ना ही मुझे पुश कर सकती हो। वेल अब वो उसके साथ ही एक घर पर शिफ्ट हो गई थी और ये बहुत ही सुंदर सा विला था जो कि उसने वेन्यू के लिए ही खरीदा था। अब वो काफी डर रही थी। ऑफ कोर्स चिंगशू ही वो पर्सन था जिसे वो इतने सालों से प्यार करती थी, लेकिन फिर भी काफी एम्बैरेस फील कर रही थी और नर्वस भी थी। फिर भी वो ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। पर चिंगशू ने उसकी नर्वसनेस को पकड़ लिया था और उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही हो, ये ना कहना कि मैंने तुम्हारा कुछ ज्यादा ही फायदा उठाया है। और बस इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि वो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही होती है। अब वो अपनी मम्मी से मिलती हैं और उनको भी बताती है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन ये शादी अभी सिर्फ ट्रायल के लिए है, लेकिन इसके बीच मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, मैं चाहती हूँ आप जल्दी उठ जाएं। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि घर पर रहते हुए वेन्यू ने उस बिल्ली को भी देखा था जिसकी चिंगशू इतनी केयर करता था, और उसी के नाम पर निकनेम कि जब से आप आई हैं तभी इसने कैट को अपने से अलग सुलाना शुरू किया है, वरना ये हमेशा कैट को अपने बाजू पर लेकर सुलाता था और बार बार इसका नाम भी पुकारता रहता था। वो सोचने लगती है कि मेरा नाम पुकार के अपने बिस्तर में से सुलाता था, पता नहीं ये क्या क्या सोचता रहता था। वेल इस समय में उसने ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया था कि चिंगशू बहुत ही रोमांटिक मैन है। जो कभी एक हाई स्कूलर बॉय हुआ करता था वह बहुत ही मैच्योर हो चुका है, और उसके साथ रहते हुए उसे अंदाजा होता है कि वो दिन ब दिन चिंगशू से और भी ज्यादा प्यार करने लगी हैं। वह इतने में उसके थोड़े दिनों की छुट्टियां ओवर हो जाती हैं और वापस अपने काम पर पहुंच जाती हैं, और उसे पता चलता है कि ना सिर्फ उसे बल्कि इस होटल को भी जहाँ पर वो काम करती थी SY ग्रुप ने यानी कि मिस्टर सॉन्ग ने एक्वायर कर लिया है। वो सोचने लगती है कि ये सारा कुछ ये किस लिए कर रहा है, घर पर भी मुझे बहुत तंग करता है, अब होटल में भी मुझे तंग किया करेगा, सीक्रेट मैरिज रखी है तो बहाने बहाने से उसे बुला लिया करता था। वेल कभी कभी तो वो उसकी हरकतों से काफी खुश होती थी और कभी कभी तंग भी पड़ जाती थी। इतने में उसकी फ्रेंड उसे मिलती है और उससे कहती है कि क्या चल रहा है, हमारी बेट कहाँ तक पहुंची। वो उससे कहती है कि तुम बेट वाकई जीत चुकी हो, क्योंकि ये देखो उसने अपने हाथ में पहनी हुई से रिंग दिखाई और कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, वो भी मिस्टर सॉन्ग चिंगशू से।
ये सुनते ही वो बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि इसका मतलब है कि तुम तो हमारी मैडम बनने वाली हो। मुझे भूल ना जाना कि हम दोनों ने कितना अच्छा समय बिताया है। मैं तुम्हारी बॉस लगती थी, अब तो तुम मेरी बॉस बनने वाली हो। वेल, जब वो दोनों इकट्ठे बातें कर रही होती हैं तो यहीं से ही गुजरते हुए चिंगशू की छोटी सिस्टर उनकी कुछ बातें सुन लेती है और ये सुनते ही उसे ये जरूर पता चल जाता है कि वैन्यू ने शादी कर ली है और वो भी सीक्रेट मैरिज, और उसने कुछ बातें गलत सुन ली थी। वो अपने भाई के पास भागती हुई जाती है और कहती है कि वही वैन्यू जिस पर आपका क्रश था उसने तो शादी कर ली है, पता नहीं कौन होगा उसका हस्बैंड, लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करती। वो पूछता है कि क्यों, तो वो बोलती है कि मैंने उसे बातें करते हुए सुना था अपनी फ्रेंड के साथ। वो कह रही थी कि उसका हस्बैंड बहुत रिच है और उसे उसके पैसे से मतलब है, लेकिन एक्चुअली उसने कुछ गलत सुन लिया था। लेकिन ये सुनने के बाद सॉन्ग चिंगशू का दिल बहुत टूट जाता है। वो तो घर जाकर ड्रिंक करने लगता है और जब वैन्यू आती है तो उससे कहने लगता है कि अगर मेरी जगह किसी और ने तुम्हें प्रपोज किया होता, चले फर्ज करते हैं कि मिस्टर मैंग ने ही तुम्हें प्रपोज किया होता, इतने सारे पैसे की सेम ऑफर दी होती, तो क्या तुम उससे भी शादी कर लेती। वैन्यू के पहले तो दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन ये सुनते ही वो हैरान और परेशान हो जाती है। सोचने लगती है कि शादी तो मैंने इससे पैसे के लिए ही की थी, लेकिन ये भी तो सच है कि मेरा फर्स्ट और ट्रू लव है। लेकिन वो सोचने लगती है कि शायद पैसे से शादी करने की वजह से ये मुझे नीचा देख रहा है। वो बहुत हर्ट हो जाती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देती, और उसके बाद चिंगशू जो कि ड्रंक था चुप करके वहाँ से चला जाता है। वेल, अब इसी तरह से 1-2 दिन उसकी चिंगशू से मुलाकात भी नहीं होती। वो जल्दी काम पर निकल जाया करता था, लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा उसके सामान में उसे एक चीज़ दिखाई देती है। ये एक बॉल थी जो कि उनके हाई स्कूल ज़माने की यादों से जुड़ी हुई थी, और ये बॉल आज तक उसने संभाल कर रखी हुई थी। इससे उसे समझ आ जाती है कि चिंगशू के मन में आज तक मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहा, और हकीकत तो ये थी कि उसके मन में भी चिंगशू के अलावा और कोई नहीं था। वेल, अब कहीं ना कहीं चिंगशू का मूड भी ठीक हो ही जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे अपनी इस मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और टाइम के साथ सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो उसे मनाने के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है, जो कि 2-3 दिन से उसे बुलाया भी नहीं था ढंग से। ये एक नेकलेस था जो कि बहुत सुंदर था और वैन्यू को भी बहुत पसंद आता है। वो उसे सॉरी करता है, कहता मैं इतना ड्रिंक कभी नहीं करूँगा और ना ही बेवजह तुमसे नाराज़ होऊंगा। वेल, अब फाइनली उन दोनों की सुलह हो ही चुकी थी, और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि वैन्यू को आज एक कॉल आती है, और वो थी सॉन्ग चिंगशू के सिस्टर की तरफ से। उससे उसकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। उसका नाम शाया था और उसे कॉल करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वैन्यू भी उससे मिलने के लिए चली गई थी, और शाया को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इसने पैसे के लिए किसी से शादी की है। शायद वो कोई बूढ़ा आदमी होगा या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। वो तो ये सोच रही थी कि अपने भाई के लिए रास्ता सीधा करूंगी। वो बहाने से उसे बुला तो लेती है, लेकिन उसके बाद उसने अपनी जगह पर अपने भाई को बुला लिया था। चिंगशू वहाँ पर बैठा हुआ होता है, और इतने में वो उनकी एक तरह की ब्लाइंड डेट सेट कराती हुई खुद तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन चिंगशू को वहाँ पर बैठा हुआ वैन्यू देख लेती है। वैन्यू की यहाँ पर मुलाकात अपने डैड के एक कोलीग से भी होती है, और ये वही आदमी था जो वहाँ पर काम करता था जिस बिल्डिंग के गिरने की वजह से चिंगशू के डैड की डेथ हुई थी। वो इनको देखने के बाद जब चिंगशू को देखती है तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों का आमना सामना हो और दोबारा से चिंगशू की वही यादें ताज़ा हो, उसके डैड की डेथ वाली। तो बस एक तरह से शाया की क्रिएट की हुई डेट पूरी हो ही नहीं पाती। शाया ने अपने भाई को एक बहाने से बुलाया था, और उसके बाद वो उनसे कॉल करके कहती कि मैं तो प्रैंक किया था, अब आप जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वैन्यू ने शाया को कॉल करके कहा था कि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है और मुझे यहाँ से जाना होगा। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि चिंगशू को अच्छे से पता था कि शाया एक डिजाइनर बनना चाहती है। बेशक आज वो अपनी मजबूरी की वजह से छोटी मोटी जॉब्स किया करती है, लेकिन उसका पैशन वही है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ, क्या तुम एज अ डिजाइनर अपना कम बैक करना चाहती हो। तो वो कहती है कि इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब उसके बाद अगले दिन वीकेंड था, और वीकेंड पर चिंगशू वैन्यू से एक झूठ बोलकर जाता है और कहता है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, सॉरी लेकिन छुट्टी का दिन तुम्हें अकेले ही बिताना होगा। वो भी उससे कहती है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तुम अपने काम पर तवज्जो दो। लेकिन एक्चुअली वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था। उसकी मॉम की बर्थडे थी, और उसने अपनी मॉम से अभी तक ये शादी छुपाई हुई थी। वो सोचता है कि आज उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन इतने में वैन्यू को कॉल आती है शाया की, जो उससे कहती है कि तुम मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो और आज मेरी मामा की बर्थडे भी है, क्या तुम आओगी वो बर्थडे अटेंड करने के लिए। और वो उसे अपने घर का एड्रेस भी भेज देती है। अब वो सोचती है कि आज मैं अकेली ही हूँ, फारिग ही हूँ, तो क्यों ना चली जाऊँ। लेकिन वो जैसे ही उसके घर के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहीं पर ही चिंगशू की गाड़ी खड़ी हुई है, और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो वहाँ पर शियाओ को भी देख लेती है। और बस ये देखते ही उसे बहुत कुछ अंदाज़ा हो चुका था। वो जाकर शियाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर, और वो बताती है कि हाँ, मिस्टर सॉन्ग की मॉम का आज बर्थडे है और उन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है, और शायद वो आज हमारी शादी की भी बात चलाएं। और बस इतना ही सुनना था कि वैन्यू का दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाती है
कि चिंगशू उससे झूठ बोलकर अपनी वेडिंग डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे से तो उसने 6 महीने बाद डिवोर्स ले लेनी है। वो एक टिश्यू पेपर की तरह मुझे यूज करके फेंक देगा। तभी तो उसने अपनी फैमिली में भी अनाउंस नहीं किया हमारी मैरिज का, और खुद यहाँ पर शादी डिस्कस कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। वो तुरंत ही घर में जाती है और बस उसके बाद वो चिंगशू को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम यहाँ पर अपनी शादी डिस्कस करने के लिए आए हुए थे। और बस ये देखने के बाद शाया को समझ आ जाती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉम की आईसाइट काफ़ी वीक थी, लेकिन जिस तरह से बातें हो रही थी मॉम को समझ आ जाती है कि यहाँ पर जो लड़की आई है वो वैन यू है। और वैन यू ये तो उनके पति के मर्डरर की बेटी है। वो बहुत चिल्लाती हैं और कहती हैं कि इसे घर से बाहर निकालो, लेकिन चिंगशू वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुमसे झूठ ज़रूर बोला था, लेकिन मैं कोई गलत काम करने यहाँ नहीं आया था। वो उससे कहती है कि तुम अपनी डेट इंजॉय करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। आज मुझे अपनी जगह का अंदाज़ा हो चुका है, मैं एक सीक्रेट वाइफ हूँ, यानी कि तुम्हारी मिस्ट्रेस। अब वो अंदर जाता है तो एक तरफ तो वैन यू से नाराज़ होकर चली गई थी, जबकि दूसरी तरफ मॉम की हालत बहुत ख़राब। मॉम तो उसे सीधी सीधी धमकियां लगाने लगती हैं और कहती हैं कि अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो इस लड़की से अपने रास्ते अलग कर लो, इससे फिर तुम कभी भी नहीं मिलोगे। तुम अपने डैड की मौत को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं अपने पति को भूल सकती। वो बहुत कहता है कि अगर वैन यू के डैड का कसूर था तो हम इसकी सजा उसको क्यों दे रहे हैं। वैसे भी उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं और इस सब में उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। अगर उसके डैड ने कोई गुनाह किया तो उसकी सजा मैं उसे कभी नहीं दूंगा। और आपको इतना बता दूं कि इसके और मेरे रास्ते कभी जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उससे पहले ही शादी कर चुका हूँ और आपको इसी सब के लिए कन्विंस करने आज यहाँ पर आया था। अब अपनी मॉम को ये कहने के बाद वो जैसे ही घर जाता है तो देखता है कि वैन यू अपना सामान पैक कर रही है। वो उस पर बहुत गुस्से में थी, उस पर चिल्लाती है, उसे बुरा भला बोलती है और साथ ही साथ कहती है कि तुमने मेरा यूज किया, कि तुम कोई बदला निकाल रहे थे, मेरे डैड का बदला ले रहे थे मुझसे, मुझे यूज करके। मैं और मेरे डैड इतने भी बुरे इंसान नहीं है। और इसके साथ ही वो उसे एक राज भी बता देती है जो इतने सालों से उसने अपने सीने में दफना कर रखा हुआ था। वो उसे कहती है कि जिस टाइम पर तुम्हारे हालात बहुत खराब थे, तुम अपनी मॉम का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो ब्लाइंड हो गई थी और उनकी आइज की रोशनी कैसे वापस आई थी, तुम्हें तो उस टाइम पर 40,000 की जरूरत थी। एक्चुअली ये सारा कुछ उसने सुन लिया था और चोरी छुपे उसने वो पैसे जाकर उसकी मॉम के बेड पे रख दिए थे ताकि किसी न किसी तरह से चिंगशू की हेल्प हो सके। और इसके बाद वो उसकी लाइफ से गायब हो गई थी ताकि उसे इमोशनल टॉर्चर से बचा सके। उस टाइम पर वैन यू के पास काफी पैसा था और वो ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकती थी। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब से हमारे रास्ते अलग हैं और मैं अभी के अभी डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, कोई इंतजार नहीं चाहती। चिंगशू से मनाने की रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार रोए जा रही थी और चुपचाप वहाँ से निकलने का फैसला कर लेती है। वेल अब नेक्स्ट डे उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है। वहाँ पर वो सर्जन उसे बताता है कि तुमने अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन तुमसे पहले ही मिस्टर चिंगशू भी इन्हीं का ही बायोडाटा मेरे पास लेकर आए थे और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर इनका इतना VIP ट्रीटमेंट हो रहा है। वो बहुत पहले से ही तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट कराना चाहते थे। ये सुनते ही उसे एक दफा तो अंदाजा होता है कि सॉन्ग चिंगशू उसकी कितनी केयर करता था। और तो उसने उसकी मम्मी के लिए एक स्पेशल केयर टेकर भी रखी हुई थी जो कि उसकी पुरानी सर्वेंट थी और वैसे ही लोग उसकी मम्मी के पास रखता था जिस पर उसे पूरा भरोसा था। वो बताती है कि किस तरह से चिंगशू ने एक मुश्किल लाइफ गुजारी है। वो सर्वेंट उसे सारा बताती है कि किस तरह से चिंगशू आपको इतना याद करता था और बहुत मिस करता था और आपके लिए तड़पता ही रहता था। और साथ ही साथ उसे शाया की भी कॉल आती है। उसे कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई की ही वाइफ हो। और तो और मैं तुम्हारी मैच मेकिंग वहाँ पर अपने भाई से कराना चाहती थी, ना कि शियाओ से, और मेरा भाई उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। सिर्फ मेरी मॉम ने उसे वहाँ पर बुलाया था और वो भी भाई को कुछ मालूम नहीं था। भाई पहले भी एक दफा उसे शादी से इनकार कर चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अगर तुम्हें इस सब पर विश्वास नहीं है तो जाओ और भाई के विला में ऊपर 2nd फ्लोर पर एक सीक्रेट रूम है, उसका एक्सेस कार्ड हासिल कर सकती हो तो कर लो। वो जाती है और उसी रूम में एंटर हो जाती है। जाकर देखती है तो वहाँ पर चिंगशू ने उससे रिलेटेड हर याद रखी हुई थी। जब भी वो उसे याद आती थी तो वो उसी कमरे में जाकर उसकी चीज़ों को देखने लगता था। उसने वैन की फैमिली का पुराना विला भी खरीद लिया था ताकि उसे गिफ्ट में दे सके। और तो वैन की जिंदगी पर उसकी पूरी नजर थी। वो हर लम्हा उससे बाखबर रहता था और सीक्रेटली उसकी हेल्प भी करता रहता था। ये सारा कुछ देखने के बाद वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो जाती है और जिस चिंगशू को उसने ब्लॉक कर दिया था उसे दोबारा से अनब्लॉक करती है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कांटेक्ट करती उसे पता चलता है कि वो जिस शहर में अपने बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो गई है और उसे शक था कि शायद इसी सब में वो भी बेचारा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि जिस तरह की गाड़ी वहाँ पर दिख रही थी वैसी ही गाड़ी चिंगशू की भी थी। वो उसका नंबर मिलाती है लेकिन नंबर भी ऑफ जा रहा था। ये सब देखकर वो बहुत रोती है, वो बहुत तड़पती है। उसने 2 दिन कुछ भी नहीं खाया था जब तक उसका चिंगशू से कांटेक्ट नहीं होता। उसे फीवर भी हो गया था।
ऐसे में जब वो बिस्तर में थी तो उसे कुछ होश आने लगता है। उसे पता चलता है कि ये क्या, चिंगशू आ गया है और वो उसे देखते ही उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम वापस आ जाओगे, मुझे लगता था कि तुम्हारा कुछ पता नहीं, तुम मिसिंग हो गए हो। लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर बैड सिग्नल्स थे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैन्यू उससे सॉरी करती है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया और तुम्हारी मॉम को मनाना अब मेरा टारगेट है। और इसके साथ ही वो उसकी मम्मी से मिलने के लिए जाती है, उनसे अपोलोजाइज करती है सारी बातों के लिए और कहती है कि मैं आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगी, एक अच्छी बहू खुद को साबित करूंगी। लेकिन उसकी मॉम उस पर काफी टॉर्चर करती थी, कभी कांच का ग्लास तोड़ देती थी और उसे हाथों से चुनने को कहती थी, तो कभी बारिश में अपने मोती बिखेर दिया करती थी और कहती थी कि तुम बारिश में भीगो, ठंड में ये सारे इकट्ठे करके लाओ, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। वो ये हर चीज खुशी से बर्दाश्त करती रहती थी। लेकिन चिंगशू से ये देखा नहीं जाता था। वो अपनी मॉम के सामने नील डाउन करता है और कहता है कि प्लीज इसे ऐसे सजा ना दें, अगर ये तकलीफ में होती है तो मैं तकलीफ में होता हूँ, और ऑफ कोर्स जब बेटा तकलीफ में होगा तो माँ भी तो तड़पेगी। और बस इन दी एंड उसकी मॉम को उसकी सिंसेरिटी दिख ही जाती है और वो उसे माफ कर देती हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें पता चलता है कि बहुत साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था बिल्डिंग कोलैप्स करने का, उसमें वैन्यू के डैड की कोई गलती नहीं थी बल्कि उनके कोलीग्स की थी और सारा इल्जाम उन्होंने उसके डैड पर डाल दिया था। अब 7 साल बाद दोबारा से कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, उसी तरीके से एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी और उसमें वही लोग थे जो उस टाइम पर वैन्यू के डैड के साथ थे। ये सब सुनते ही उसे काफी शक होने लगता है और वो सॉन्ग चिंगशू से कहती है कि मेरे डैड बुरे इंसान नहीं थे, वो इस तरह की करप्शन नहीं करते थे, क्या तुम हेल्प कर सकती हो इन्वेस्टिगेशन करने में। और वो कुछ लोगों के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कराता है और इन दी एंड उसे पता चलता है कि वाकई वैन्यू के डैड वो तो इनोसेंट थे और उन्हें ट्रैप किया गया था। उन्हें कुछ और लोग थे जो सारा फायदा उठा रहे थे। वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर देता है और वैन्यू बेचारी वो बहुत रोती है जब उसे पता चलता है कि उसके डैड इनोसेंट थे और फिर इस सब में तड़पते तड़पते उनकी जान भी चली गई थी। लेकिन सॉन्ग चिंगशू से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का पूरा बदला लूंगा, क्योंकि इसी में ही तो मेरे डैड का बदला भी छुपा हुआ है। और फिर फाइनली वो लोग उन कोलीग्स को ट्रैप कर ही लेते हैं और उनके खिलाफ सबूत भी मिल गए थे और इन दी एंड वैन्यू के डैड इनोसेंट साबित हो जाते हैं और वो लोग पकड़े जाते हैं। अब वैन्यू काफ़ी खुश थी। वो अपनी मॉम को कहती है कि चिंगशू की शक्ल में मुझे एक बेस्ट जीवन साथी मिल चुका है और मैं कभी भी इससे रिश्ता ख़त्म करने का सोच भी नहीं सकती। और इतने में उसकी मॉम को भी होश आ जाता है। वो ये देखते ही काफ़ी खुश होती है, उसे फाइनली अपनी मॉम वापस मिल चुकी थी। इस सब के लिए वो चिंगशू का थैंक्स करती है और इसके साथ ही वो लोग इकट्ठे बैठकर उनकी मैरिज को पब्लिक करने और उनकी वेडिंग को प्लान करने का डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।